नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम दिसंबर 2025 की कुछ बड़ी घटनाओं को देख रहे हैं। हमारे पास पिछले 24 घंटों की कुछ सुर्खियां हैं और कुछ कहानियां पूरे महीने से चलती आ रही हैं। और पहली नज़र में ये सब बिल्कुल अलग अलग लगती हैं। मतलब कहाँ इंडिगो एयरलाइन का संकट और कहाँ यूक्रेन में शांति की कोई उम्मीद। सही बात है। फिर असम का तनाव है, गुजरात में चिप मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो रही है। ये सब बिखरे हुए टुकड़े हैं। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इन सब बिखरे हुए धागों को जोड़कर देखा जाए कि आखिर बड़ी तस्वीर क्या बन रही है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर से शुरू करते हैं, जो शायद इस महीने की सबसे बड़ी उम्मीद भी है। यूक्रेन युद्ध की बात कर रहे हैं आप? हाँ, ऐसा लग रहा है कि ये युद्ध जो इतने सालों से चल रहा है शायद अब खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है। खबर है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप के बीच फ्लोरिडा में एक बैठक तय हुई है। और ये कोई सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं लग रही। जो खबरें छनकर आ रही हैं वो ये है कि एक 20 सूत्रीय शांति योजना पर बात हो रही है। हाँ, मैंने भी पढ़ा और मॉस्को भी कथित तौर पर इसकी समीक्षा कर रहा है। अगर ये सच है तो ये तो एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल टर्निंग पॉइंट हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन इसमें जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लग रही है वो है इसकी टाइमिंग। एग्जैक्टली, ट्रंप तो जनवरी 2026 में ऑफिस संभालेंगे, तो ये सब कुछ पहले क्यों हो रहा है? ये क्या है? ये एक तरह की प्री इनॉग्रेशन डिप्लोमेसी है। मतलब आने वाला प्रशासन शायद यूक्रेन पॉलिसी पर एक बड़ा यू टर्न लेना चाहता है और वो इसके लिए पहले दिन से ही तैयार रहना चाहता है। वो इंतजार करने के मूड में नहीं है। लेकिन जब हम एक तरफ ये शांति की उम्मीद देख रहे हैं तो हमें दुनिया के दूसरे कोने से आ रही एक बिल्कुल अलग आवाज को भी सुनना होगा। आप उत्तर कोरिया का जिक्र कर रही हैं? किम जोंग उन का वो संदेश जो उन्होंने पुतिन को भेजा है। हाँ, जिसमें उन्होंने युद्ध के खून से बने बंधन की बात कही है। लेकिन क्या उसे गंभीरता से लेना चाहिए? मतलब वो तो अक्सर इस तरह के बयान देते ही रहते हैं, लेकिन इस बार संदर्भ देखिए। एक तरफ जब अमेरिका और यूक्रेन शांति की मेज पर है, ठीक उसी वक्त उत्तर कोरिया और रूस अपने रिश्ते को और गहरा कर रहे हैं। ये सिर्फ बयानबाजी नहीं है। तो ये एक तरह का सिग्नल है। बिल्कुल, ये दुनिया को दो ध्रुवों में बांटने की एक साफ कोशिश है। एक तरफ पश्चिम का गठबंधन है जो एक युद्ध खत्म करने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ रूस, उत्तर कोरिया जैसे देश अपने गठबंधन को और मजबूत कर रहे हैं। वाकई एक ही समय में दो अलग अलग कूटनीतिक चालें चली जा रही हैं। और इसी उथल पुथल के बीच एक और खबर आई जो थोड़ी हैरान करने वाली थी। सोमालीलैंड वाली? हाँ, इजराइल ने सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है, और ऐसा करने वाला वो पहला देश है। ये खबर तो जैसे कहीं से भी आ गई। देखिए, ये कहीं से नहीं आई। ये एक बहुत ही सोचा समझा रणनीतिक कदम है। सोमालीलैंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है, जो लाल सागर के मुहाने पर है। दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग रूट्स में से एक। एग्जैक्टली। और हम देख रहे हैं कि हूती विद्रोही उस इलाके में कैसे जहाजों पर हमले कर रहे हैं। तो ऐसे में इजराइल उस क्षेत्र में एक नया सहयोगी बना रहा है, एक ऐसा पार्टनर जिसका हित भी क्षेत्रीय स्थिरता में है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक नए देश को मान्यता देने से कहीं ज्यादा है। ये उस क्षेत्र में अपनी रणनीतिक मौजूदगी को मजबूत करने का एक तरीका है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि वैश्विक गठबंधनों के पुराने नियम फिर से लिखे जा रहे हैं। देश अब नए और अप्रत्याशित साझेदार ढूंढ रहे हैं। ये तो हुई दुनिया की बात, लेकिन इसी दौरान भारत में एक बिल्कुल अलग तरह की कहानी चल रही थी। एक तरफ जश्न तो दूसरी तरफ चिंता। आप जीडीपी के आंकड़ों की बात कर रहे हैं? हाँ, वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में 7.2% की ग्रोथ। ये सुनने में तो बहुत शानदार लगता है, लेकिन क्या सब कुछ वाकई इतना अच्छा है? ये आंकड़े निश्चित रूप से मैक्रो इकोनॉमिक स्वास्थ्य का एक अच्छा संकेत है। मतलब बड़े लेवल पर देश की आर्थिक मशीनरी तेजी से घूम रही है। लेकिन असली कहानी तब सामने आती है जब हम इन बड़े आंकड़ों को जमीनी हकीकत से मिलाते हैं। और यहीं पर वो विरोधाभास आता है। एक तरफ अर्थव्यवस्था 7.2% की रफ्तार से उड़ान भर रही है, और दूसरी तरफ देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो जमीन पर आ गई है। हजारों उड़ानें रद्द, यात्री परेशान। हाँ, और डीजीसीए ने अपनी जांच रिपोर्ट भी सौंप दी है। कहा जा रहा है कि भारी जुर्माना लग सकता है। ये कैसे हो सकता है? ये विरोधाभास असल में ग्रोथ पैराडॉक्स है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था हैं, लेकिन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी रेगुलेटरी बॉडीज वो उस रफ्तार से मैच नहीं कर पा रही हैं। तो इंडिगो का संकट सिर्फ एक एयरलाइन का संकट नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इस गैप का पहला बड़ा लक्षण है।
ये दिखाता है कि जब मांग बहुत तेजी से बढ़ती है तो क्या हमारे पास उसे संभालने के लिए पर्याप्त सिस्टम है। इंडिगो का संकट इसी सवाल को बहुत तीखे ढंग से हमारे सामने रखता है। तो ये सिस्टम पर पड़ रहे दबाव का संकेत है, और शायद ऐसा ही दबाव हमें एक और घरेलू चुनौती में भी दिखा, असम के कार्बी आंगलोंग में हुई हिंसा में। हाँ, और दोनों घटनाओं में एक समानता है। दोनों ही ग्रोथ और गवर्नेंस के बीच के तनाव को दिखाते हैं। कार्बी आंगलोंग में मुख्यमंत्री को शांति के लिए विवादित भूमि पर व्यापार लाइसेंस रद्द करने पड़े। तो मतलब आर्थिक विकास और क्षेत्रीय शांति दोनों को एक साथ साधना मुश्किल हो रहा है। बहुत मुश्किल। आप एक तरफ 7.5% की जीडीपी ग्रोथ हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर स्थानीय स्तर पर ऐसे संघर्ष होते रहें तो वो विकास टिकाऊ नहीं हो सकता। चलिए अब थोड़ा गियर बदलते हैं और तकनीक और संस्कृति की दुनिया में चलते हैं। एआई में दिसंबर में बहुत बड़ी हलचल हुई। गूगल ने जेमिनी 3 अल्ट्रा का प्रीव्यू जारी किया और GPT-5 के रीजनिंग अपग्रेड की भी खबरें आईं। हाँ, ये रीजनिंग, इसका मतलब क्या है? क्या एआई अब सच में सोचने लगा है? सोचना है तो शायद सही शब्द ना हो, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कदम है। अब तक एआई मॉडल आपको बताते थे कि क्या हुआ। रीजनिंग अपग्रेड का मतलब है कि वो ये भी समझा पाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। कोई उदाहरण दे सकती हैं? जरूर। जैसे आप एआई से पूछ सकते हैं, मेरी कंपनी की सेल्स इस तिमाही में क्यों गिरी, और वो सिर्फ डेटा नहीं देगा बल्कि बाजार के ट्रेंड्स और बाकी फैक्टर्स का विश्लेषण करके आपको 3 संभावित कारण बता सकता है। ये सिर्फ जानकारी देना नहीं है, ये निष्कर्ष निकालना है। ये तो वाकई गेम चेंजर है। और यहीं पर कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि भारत भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। आप गुजरात में माइक्रोन के प्लांट की बात कर रहे हैं। हाँ, साणंद प्लांट ने मेमोरी चिप्स का पायलट उत्पादन शुरू कर दिया है। ये भारत की तकनीकी स्वतंत्रता के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। हम हमेशा से सॉफ्टवेयर पावर हाउस रहे हैं, लेकिन ये हार्डवेयर है, और ये सिर्फ एक फैक्ट्री लगाने से कहीं ज्यादा बड़ी बात है। यह हमें एक महत्वपूर्ण सवाल पर लाता है, क्या ये सिर्फ तेज एआई मॉडल बनाने की दौड़ है? नहीं। तो फिर क्या है ये? ये कंप्यूटेशनल प्रभुत्व की वैश्विक दौड़ है। जो देश सबसे उन्नत चिप्स बनाएगा, वो भविष्य की अर्थव्यवस्था और भू राजनीति को नियंत्रित करेगा। माइक्रोन का प्लांट दिखाता है कि भारत अब सिर्फ सॉफ्टवेयर पर ही नहीं, बल्कि उस हार्डवेयर की नींव पर भी ध्यान दे रहा है जिस पर सब कुछ टिका है। और ये जो आत्मनिर्भरता और अपनी जड़ों पर ध्यान देने वाली सोच है, इसका एक बहुत दिलचस्प प्रतिबिंब हमें फैशन की दुनिया में भी दिख रहा है। हाँ, ये बिल्कुल सही कनेक्शन है। फैशन में एक बड़ा शिफ्ट आया है। कुछ समय से क्लीन गर्ल एस्थेटिक का चलन था, जो बहुत मिनिमल और पश्चिमी था, और अब उसकी जगह ट्रेडिशनल रिवाइवल ले रहा है। एग्जैक्टली। मैंने भी देखा है। भारी लहंगों को एक साधारण सफेद टी शर्ट के साथ पहनना या साड़ियों को स्नीकर्स के साथ, ये सिर्फ कपड़ों का चलन नहीं है, ये एक सांस्कृतिक बयान है। ये जेनजी की सस्टेनेबल फ्यूजन सोच को दिखाता है। वे अपनी दादी की बनारसी साड़ी को फेंकना नहीं चाहते, बल्कि उसे काट कर एक बॉम्बर जैकेट बनाना चाहते हैं। वाह, ये तो सम्मान भी है और विद्रोह भी एक साथ। बिल्कुल, वे परंपरा को ले रहे हैं और उसे अपनी शर्तों पर आधुनिक स्टाइल में ढाल रहे हैं। ये परंपरा और आधुनिकता के मिश्रण में बढ़ते आत्मविश्वास का प्रतीक है। चलिए कुछ और यादगार जानकारियों पर नजर डालते हैं जो इस महीने सामने आई। साहित्य के क्षेत्र में हिंदी के प्रसिद्ध लेखक विनोद कुमार शुक्ल को 2025 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चयन है। शुक्ल जी अपनी अनूठी शैली के लिए जाने जाते हैं। उनकी कहानियां बहुत धीमी गति से खुलती हैं, आपको सोचने पर मजबूर करती हैं। और दूसरी तरफ नॉन फिक्शन में एक बिल्कुल अलग तरह की किताब ने पुरस्कार जीता। अपराजित रामनाथ ने एम विश्वेश्वरैया की जीवनी इंजीनियरिंग अ नेशन के लिए NIF बुक प्राइज 2025 जीता। न्यू इंडिया फाउंडेशन प्राइज। और इन दोनों पुरस्कारों को एक साथ देखना बहुत दिलचस्प है। कैसे? ये तो दो बिल्कुल विपरीत ध्रुव लगते हैं, एक साहित्यकार और एक इंजीनियर। शायद यही तो बात है। एक तरफ हिंदी साहित्य के एक ऐसे दिग्गज को सम्मान मिल रहा है जो कल्पना और भाषा की दुनिया का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो दूसरी तरफ आधुनिक भारत का निर्माण करने वाले एक इंजीनियर की जीवनी को साल की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक चुना जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि देश में इस वक्त दोनों तरह की बातचीत को महत्व दिया जा रहा है। मुझे तो यही लगता है। ये दिखाता है कि राष्ट्र निर्माण, दृष्टि और अनुशासन जैसे विषयों पर चर्चा कितनी महत्वपूर्ण हो गई है। शायद ये संकेत है कि एक स्वस्थ समाज को अपनी कल्पना की उड़ान के लिए साहित्यकारों की भी उतनी ही जरूरत है जितनी अपनी नींव को मजबूत करने के लिए इंजीनियरों की। तो अगर हम इन सभी धागों को एक साथ पिरोएं
तो दिसंबर 2025 की तस्वीर क्या बनती है? हमने एक ऐसी दुनिया देखी जो बदल रही है। पुराने युद्ध खत्म होने की कगार पर है, नए राष्ट्रों को मान्यता मिल रही है। भारत में हम एक तरफ शानदार ग्रोथ देख रहे हैं और दूसरी तरफ सिस्टम पर भारी दबाव। हाँ, चाहे वो एयरलाइन हो या जमीनी विवाद, तकनीक सब कुछ बदल रही है और संस्कृति अपनी जड़ों की ओर लौट रही है। ये एक जटिल लेकिन बेहद गतिशील तस्वीर है। सही कहा। आज के विश्लेषण को समाप्त करने से पहले एक विचार। हमारे स्रोतों में नीति आयोग की एक रिपोर्ट का उल्लेख था जिसका लक्ष्य उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण करके भारत को एक वैश्विक अध्ययन केंद्र मतलब एक ग्लोबल स्टडी हब बनाना है। ये एक बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। दशकों से दुनिया भर के छात्र अमेरिका और यूरोप ही जाते रहे हैं। बिल्कुल। तो सोचने वाली बात यह है, माइक्रोन के चिप प्लांट जैसी तकनीकी प्रगति और ट्रेडिशनल रिवाइवल जैसे सांस्कृतिक आत्मविश्वास को देखते हुए भारत को शिक्षा का अगला ग्लोबल केंद्र बनने के लिए वास्तव में और क्या करने की आवश्यकता होगी? ये एक बड़ा सवाल है। वो कौन सी एक या दो चीजें हैं जो उसे बदलनी होंगी ताकि वो उसी तरह दुनिया भर की प्रतिभा को आकर्षित कर सके जैसे 20वीं सदी में अमेरिका ने किया था? अच्छा लगा हो कमेंट में बता देना, और कौन सी बुक या कौन सा टॉपिक नेक्स्ट देखना चाहते हो वो भी लिख देना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।